Hello, hello everyone. Welcome to PW Only. I hope all of you are doing great. So रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो डिस्कशन आज हमको करना है उस पे जाने से पहले लेट्स सी हमने अभी तक क्या क्या देख लिया है, राइट? अभी तक हमने ये देख लिया है कि क्वेश्चन के टाइप्स क्या हो सकते हैं, किस किस कीवर्ड के बेसिस पे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आपको फेस करने को मिलेंगे एग्जाम में, ओके? उसके बाद हमने वो टेक्निक देखी जिसके बेसिस पे आप अपने अटेम्प्ट को रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस के लिए काफी इजी कर सकते हो और काफी तेज कर सकते हो। क्या था वो? एलिमिनेशन टेक्निक। उससे होता क्या है? एलिमिनेशन टेक्निक से होता क्या है, आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द आंसर इज गेटिंग इंक्रीज्ड। कैसे? आप जब क्वांट सॉल्व करते हो, रीजनिंग सॉल्व करते हो, तो उसमें आप डायरेक्टली यू कैन गेट टू आंसर और उसमें एक ही आंसर होगा, है ना? क्लोज ऑप्शंस भी नहीं होंगे। आपको अगर आता है तो आप करेक्टली एक ऑप्शन पे पहुंच पाओगे। लेकिन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्पेशली जो यूपीएससी आपको देता है उसमें क्या होता है, ऑप्शंस आर वेरी क्लोज। तो अगर आप डायरेक्टली आंसर को ढूंढने जाओगे तो देयर आर चांसेस कि आप मिस्टेक करोगे। बट वेन यू रिड्यूस योर चांसेस कि ऑप्शंस जो हैं गलत करने के वो हटाते जाओगे, एलिमिनेशन टेक्निक में जो मैंने आपको समझाई थी लास्ट वीडियो में 5 तरीके जिसके बेसिस पे आप एलिमिनेट कर सकते हो डिफरेंट ऑप्शंस को। उसके बाद अगर आपने 2 ऑप्शंस भी एलिमिनेट कर लिए तो यू आर लेफ्ट विद व्हाट, 2 ऑप्शंस। तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दैट क्वेश्चन राइट इज 50% एंड नॉट 25%। सो इसीलिए इट वर्क्स, राइट? ऑल्सो आपका दिमाग भी 2 ही चीजों को एनालाइज करने में जाएगा, 4 चीजों को एनालाइज करने में नहीं जाएगा। और मोस्ट ऑफ द केसेस में मैंने जो आपको लास्ट टाइम भी एग्जांपल से दिखाया, यू कैन एलिमिनेट ऑप्शंस वेरी इजीली, राइट? तो ये दोनों चीज पता होने के बाद करना क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्या है? पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। उसको आपने अगर लास्ट 5, 6, 7 ईयर्स के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लिया अच्छे से, यू सी कि कैसे यूपीएससी आंसर करता है उन क्वेश्चंस को, सो यू विल गेट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यू अटेम्प्ट करेक्टली, ठीक है? तो अभी हमको भी आगे चलते हुए यही करना है, राइट? वी नो व्हाट आर द कीवर्ड्स, वी नो हाउ टू यूज एलिमिनेशन टेक्निक। लेकिन उस टेक्निक को सिर्फ समझने से कुछ नहीं होगा। अगर आप ये समझ के अगर डायरेक्टली फाइनल एग्जाम के लिए चले जाओगे, दैट वोंट हेल्प। कैसे हेल्प होगी? कि आपको उस चीज को पीवाईक्यूज पे प्रैक्टिस करना है एंड वी वोंट टेक क्वेश्चंस एग्जांपल की तरह, वी विल टेस्ट द टेक्निक ओनली ऑन दी पीवाईक्यूज। जो क्वेश्चन ऑलरेडी आ गए हैं, विल सी कि हम जो आंसर्स यूपीएससी ने दिए वहां तक एलिमिनेशन टेक्निक से पहुंच पाते हैं कि नहीं, राइट? सो दिस विल बी आवर स्ट्रेटेजी, 1 by 1 इन दी 6 वीडियोस। आपको एक एक कीवर्ड के ऊपर, एक एक टाइप ऑफ क्वेश्चन के ऊपर हाउ टू अप्लाई दिस टेक्निक आपको मिलता रहेगा, राइट? विल टुडे स्टार्ट विद व्हाट? मैसेज ऑफ द पैसेज बेस्ड पीवाईक्यूज। पहले हम देखेंगे कि कीवर्ड्स का एक छोटा सा रिकैप, देन हाउ टू एलिमिनेट ऑप्शंस उसका छोटा सा रिकैप, एंड देन वी विल मूव टू मैसेज ऑफ द पैसेज बेस्ड पीवाईक्यूज, राइट? तो प्रैक्टिस करने से ही समझ में आएगा कि इस टेक्निक को लगाना कैसे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले कीवर्ड्स या फिर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, यही था। दिस इज द फर्स्ट वन विल सी टुडे। देन फिर इन्फो फेचिंग वाले क्वेश्चंस, देन इंप्लीकेशंस, राइट, इन्फेरेंस, एंड लास्ट में अजम्पशन, राइट? ये क्या होते हैं, इन क्वेश्चंस में क्या सर्च करना होता है, इन क्वेश्चंस के टाइम पे आपको पैसेज में ढूंढना क्या है, ऑल दीज थिंग्स आई हैव डिस्कस्ड इन दी कीवर्ड वीडियो, राइट? इसके बाद हम किस पे पहुंचे? इसके बाद हम पहुंचे थे एलिमिनेशन टेक्निक पे। व्हाई इज दिस नीडेड, राइट? एक तो एक्यूरेसी एंड स्पीड आपकी इंप्रूव करेगा इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, राइट? ऑलवेज ट्राई टू eliminate the wrong options instead of searching for the correct one, right? उससे easy हो जाएगा आपके लिए चीजें। हमने देखा भी था लास्ट टाइम एग्जांपल्स में कि try to eliminate options rather than search for the correct one। यही करते हैं हम एलिमिनेशन में। लास्ट में जो बच जाता है, राइट? 3 स्टेटमेंट्स को एलिमिनेट करने के लिए हम डिफरेंट टेक्निक्स देख के उनको एलिमिनेट करते हैं, और अगर हम 3 को एलिमिनेट कर पाते हैं तो लास्ट में जो ऑप्शन बचता है दैट इज आवर आंसर, राइट? जरूरी नहीं है कि वो आपको हमेशा लगेगा कि यही आंसर होना चाहिए, बट दैट इज द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन फ्रॉम द गिवन 4। वो सोच के ही इस टेक्निक को हम लगाते हैं, राइट? सो एक समरी जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था उसकी देख लेते हैं। सो दीज वर दी 5 क्राइटेरिया विच आई टॉट यू कि इनके बेसिस पे हम डिफरेंट ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्या था? बियॉन्ड दी स्कोप ऑफ दी पैसेज, राइट? इसका क्या मतलब होता था?
जो भी ऑप्शन में दी गई है चीज दैट इज नॉट डिस्कस्ड इन द पैसेज, राइट, न्यू इंफॉर्मेशन है वो विच इज आउट ऑफ द पैसेज, इसीलिए हम उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। मैंने आपको एग्जांपल्स भी दिखाए थे कि हाउ टू अप्लाई दिस एलिमिनेशन मेथड, राइट। इररिलेवेंट इन्फो, जिसकी की बात ही नहीं कही है पैसेज में, वो इंफॉर्मेशन दी हुई है इन दी स्टेटमेंट। ये हो गया फर्स्ट। व्हाट इज द सेकंड? एक्सट्रीम ऑप्शंस। एक्सट्रीम वर्ड्स क्या होते हैं, राइट, हमको एक्सट्रीम ऑप्शंस को क्यों हटाना होता है, वो भी मैंने डिटेल में डिस्कस किया था कि आपको हर एक वर्ड बताया कि ये चीज जब भी आए आपको बी केयरफुल, राइट। इसका ये मतलब नहीं होता है कि एक्सट्रीम ऑप्शंस हमेशा गलत होंगे, बट यू नीड टू चेक इफ द टोन ऑफ द पैसेज इज एक्सट्रीम, देन एक्सट्रीम ऑप्शन कैन बी द करेक्ट आंसर। बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस जब भी आपको जो भी पैसेज मिलता है दोज आर ऑन न्यूट्रल साइड्स या मॉडरेट होते हैं, राइट। एक्सट्रीम पैसेजेस बहुत ही रेयरली आपको मिलेंगे, ओके। इसीलिए वेन एवर यू सी दीज ऑप्शंस, राइट, या फिर ऑलवेज, नेवर, ओनली, ऑल, नन, राइट, बी वेरी वेरी केयरफुल विद दोस, okay। So second was this extreme options. Third was partially correct, okay, you may find that half of the statement is correct according to the passage but second half or first half कोई भी दोनों में से गलत होगा, राइट। इन दैट केस ऑल्सो वो ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हम 50% ऑफ द करेक्ट इंफॉर्मेशन के बेसिस पे कोई ऑप्शन को चूज नहीं कर सकते। अगर दोनों गलत है या आधा भी गलत है तो वो गलत है, राइट। सो थर्ड वाज पार्शियली करेक्ट ऑप्शंस। फोर्थ वाज कॉन्टेक्चुअली रॉन्ग, मतलब पैसेज में एक ही बात की है और आपको ऑप्शन में जेड मिल रहा है, राइट, मतलब कंप्लीटली रॉन्ग है या फिर कंप्लीटली अपोजिट टू द पैसेज है, कोई रिलेवेंस है ही नहीं उस ऑप्शन की फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन इन द पैसेज, राइट। तो उस केस में हम इस इनकरेक्ट आर्ग्यूमेंट को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ये चार हुए। लास्ट वन वाज ट्रू इन रियल वर्ल्ड। दिस वाज बिकॉज ऑफ योर जीएस नॉलेज, कि आपके जीएस नॉलेज के हिसाब से करेक्ट हो सकता है, बट अगर पैसेज के बेसिस पे वो गलत है तो वी हैव टू एलिमिनेट दैट ऑप्शन आल्सो, राइट, बिकॉज इट इज नॉट अलाइंड विद द पैसेज। फैक्चुअली इट मे बी करेक्ट, राइट, बट पैसेज के बेसिस पे गलत। और इस पूरी डिस्कशन में वन थिंग इज श्योर कि हमको सिर्फ स्टिक किससे करना है? पैसेज में दी गई हुई इंफॉर्मेशन से। जो क्वेश्चन है वो एक क्वेश्चन आपके फ्रंट में है, उसको आंसर करते टाइम आपका और कहीं दिमाग नहीं होना चाहिए, आपका पर्सनल बायस नहीं आ सकता, आपको जीएस का क्या नॉलेज है उससे फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ पैसेज में क्या डिस्कस्ड है, स्टिक टू दिस, राइट। अब इतना सब होने के बाद आपको मैंने कीवर्ड्स समझा दिए, एलिमिनेशन टेक्निक समझा दी। अब व्हाट वी हैव टू डू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में बहुत जरूरी है, दैट इज प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा क्लैरिटी आती जाएगी कि ऑप्शंस किस किस तरीके के आते हैं और हमको किस किस तरीके से इनको इग्नोर करना है, एलिमिनेट करना है और करेक्ट आंसर तक कैसे पहुंचना है। तो उसमें जो फर्स्ट कीवर्ड है या फिर फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है कि मैसेज ऑफ द पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, वी विल सी टुडे, राइट। सो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, पहले क्यों बोल रहा हूं मैं सारे के सारे कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट क्यों है, सारे के सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, दिस आई हैव ऑलरेडी शोन यू। फिर भी आप देख लो कि कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं है, राइट, दे कैन गिव यू क्वेश्चंस फ्रॉम एनी ऑफ दीज। और आप देखोगे हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन हर टाइप ऑफ क्वेश्चन से आता ही है, राइट। तो इजी क्वेश्चंस क्यों छोड़ने हैं? अगर मैसेज, क्रक्स और इन सब चीजों के क्वेश्चंस थोड़े इजी आते हैं तो वी शुड नो हाउ टू सॉल्व देम, राइट। अजम्पशंस के थोड़े से ट्रिकी होते हैं, तो अगर 7 अजम्पशन के आते हैं तो उसमें से 3-4 इजी होंगे, वो करो, बाकी 3 छोड़ के मैसेज वाले या क्रक्स वाले जो इजी क्वेश्चंस है वो अटेम्प्ट करो, राइट। तो ये ज्यादा स्मार्ट टेक्निक है ना कि आप है ना जो इजी क्वेश्चंस है उनको पिक करना सीख रहे हो, और वो होते क्या है, हमको जैसे जैसे हम एक एक खत्म करेंगे वैसे वैसे समझ में आएगा। वी विल स्टार्ट विद दिस कि मैसेज ऑफ द पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस में हमको कैसे स्टार्ट करना है, क्या सोचना है और हम क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करेंगे, राइट। चलो, सो पहले तो दिस आई डिस्कस्ड जब हमने कीवर्ड्स देखा था, फिर से क्योंकि हम मैसेज वाले क्वेश्चंस पे आ रहे हैं, सो लेट्स सी वंस मोर क्या होता है मैसेज ऑफ द पैसेज बेस्ड क्वेश्चन में करना क्या है, राइट। तो इसमें है क्या, द मैसेज ऑफ द पैसेज इज द सेंट्रल थीम। थीम क्या होता है? पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल थीम, मतलब किस तरीके की बात हो रही है, राइट। पॉजिटिव टोन में बात हो रही है, नेगेटिव टोन में बात हो रही है, थीम क्या है, राइट। उसके बाद लेसन और की टेक अवे द ऑथर वांट्स यू टू नो after reading the passage. This is the main key takeaway you take from the passage, okay. It is broader than a simple fact, inference and represent the underlining purpose of the passage. ये broader term क्यों use किया है? Because there are 2 types of keyword, message वाला, crux वाला, right.
मैसेज जो होता है ब्रॉडर टर्म है, दैट कवर्स द होल पैसेज, उसके सारे एलिमेंट्स को कवर करने का ट्राई करेगा। क्रक्स क्या होता है, सेंट्रल और मेन आर्ग्यूमेंट होता है एकदम, दैट इज शॉर्टर और थोड़ा प्रिसाइज होता है, राइट? तो वो जब आएगा मैं दोनों में डिफरेंस भी बता दूंगा आपको विथ एग्जांपल्स। ओके, सो सिंपल डेफिनेशन क्या है, द कोर आइडिया ऑफ दैट द ऑथर वांट्स रीडर टू रिमेंबर। ठीक है, कोर आइडिया। सो हम क्या करेंगे, जब भी पैसेज पढ़ेंगे, पहले तो पैसेज के पार्ट्स क्या होते हैं, पैसेज का पार्ट होगा सबसे पहले इंट्रोडक्शन होगा, है ना? इंट्रोडक्शन के बाद ही विल मेक एन आर्ग्यूमेंट, उस आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करने के लिए दे विल गिव यू सर्टेन एग्जांपल्स, 1 2 3 एग्जांपल्स हो सकते हैं, एंड देन फाइनली अगर उसको निगेट करना होगा, कुछ दूसरा साइड दिखाना होगा, वो दिखाएगा, एंड देन दी फाइनल कंक्लूजन। तो पैसेज हर किसी में आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, थोड़े से आर्ग्यूमेंट्स, थोड़े से एग्जांपल्स और कंक्लूजन मिलेंगे। ओके, जो बहुत ही लेंदी पैसेजेस होते हैं दोज आर इजियर, क्योंकि उसमें इतनी इंफॉर्मेशन दे दी है कि होप आपको, है ना, बाहर का कुछ सोचना नहीं पड़ता, यू कैन डायरेक्टली आंसर। जो शॉर्ट पैसेजेस होते हैं दोज आर ट्रिकी, क्यों? उसमें इंफॉर्मेशन बहुत ही कम दी होती है एंड यू हैव टू एनालाइज द इंफॉर्मेशन गिवन, और उसके वजह से आपको बाहर का बहुत सोचना पड़ेगा। अगर वो सोचना पड़ेगा तो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, राइट? इसीलिए जितने लेंदी पैसेजेस होते हैं पढ़ने में थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है, बट दोज आर इजियर। ठीक है, क्योंकि इतनी इंफॉर्मेशन होती है, आपको खुद का ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता नहीं है वहां पे, राइट? सो यहाँ पे कोर आइडिया ढूंढेंगे हम पैसेज पढ़ने के बाद, हमेशा कोर आइडिया। और वो करते कैसे, कैसे करना है, वो मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू बताऊंगा। सपोज एग्जांपल के लिए ही अगर एक पैसेज दिया है, ओवर द पास्ट डेकेड डिफॉरेस्टेशन हैज लेड टू हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी एंड इंक्रीज्ड कार्बन एमिशन। तो इसका मतलब क्या होगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? मीनिंग क्या है, प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट इज क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस। ये हम एक मैसेज ले सकते हैं इससे, है ना? तो दिस इज अ स्मॉल एग्जांपल जस्ट टू गिव यू एन आइडिया व्हाट इज मैसेज। अभी आपको मैसेज वाले क्वेश्चंस में करना क्या है, दिस इज द मेन थिंग, करना क्या है? सो समराइज द पैसेज इन 1 sentence. After reading the passage, marking the important points, try to summarize everything in 1 line. What line? This should be the title of the passage. राइट? अगर आप टाइटल ऑफ द पैसेज के आसपास भी पहुंच गए पूरा पैसेज पढ़ने के बाद, तो इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू विल गेट द मैसेज करेक्ट। एलिमिनेशन जो लगाना है वो तो लगाना ही है, राइट? अगर एलिमिनेशन लगाने के बाद अगर 2 ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए, 2 में आपको कंफ्यूजन है, तो वहां पे आप ये करोगे कि व्हाट इज द स्टेटमेंट व्हिच आई कैन यूज फॉर द टाइटल ऑफ द पैसेज। अगर टाइटल में मैं ये लगा सकता हूं तो दिस कैन बी माय आंसर। ठीक है, तो मेन है कि हम हमेशा पैसेज पढ़ने के बाद एक टाइटल की तरफ जाएंगे। ओके, लुक फॉर ऑथर्स इंटेंट, मतलब पॉजिटिव टोन में लिखा हुआ है, नेगेटिव टोन में लिखा हुआ है, न्यूट्रल है, और ठीक है, न्यूट्रल में मतलब बोथ ही हो गया, राइट? कभी कभी पैसेज में होगा सिर्फ पॉजिटिव साइड डिस्कस्ड है, तो जो टाइटल होगा दैट शुड बी पॉजिटिव साइड इंडिकेट करने वाला। सिमिलरली नेगेटिव होगा तो नेगेटिव। बोथ साइड डिस्कस्ड है तो पैसेज का टाइटल भी इस तरीके का होगा विच डिफाइंस बोथ साइड्स ऑफ इट, राइट? एग्जांपल्स के थ्रू हम वो भी देखेंगे कि होता कैसे है ये। योर जो टाइटल है शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन स्पेसिफिक डिटेल्स, मतलब not dependent on specific examples or part of the passage। इसका क्या मतलब होता है कि आपको पैसेज में बहुत तरह के एग्जांपल्स दिए जा सकते हैं, बहुत सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स डिस्कस किए जा सकते हैं, है ना? आप मैसेज ऑफ द पैसेज में सिर्फ एक एस्पेक्ट या एक एग्जांपल लेके आंसर नहीं कर सकते। यू हैव टू फाइंड अ स्टेटमेंट विच कवर्स द होल पैसेज। उसका सेंट्रल आइडिया जो है उसको कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? अगर आप एक एग्जांपल, आपको ऑप्शंस मिलेंगे जहां पे एक ऑप्शन में वो पूरा पैसेज कवर कर रहा होगा और एक ऑप्शन में सिर्फ एक एग्जांपल कवर कर रहा होगा, दोनों इन इटसेल्फ आर करेक्ट स्टेटमेंट्स, राइट? क्योंकि एग्जांपल के बेसिस पे लिखेगा वो भी पढ़ने के बाद सही लगने वाला है, क्योंकि एग्जांपल डिस्कस्ड है पैसेज में, लेकिन वो चीज सही लगने की वजह से करेक्ट नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि मैसेज पूछा है हमको, पैसेज का मैसेज पूछा है, तो एक एग्जांपल के बेसिस पे जो स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है इन इटसेल्फ इट मे बी करेक्ट, बट दैट कांट बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ये समझ में आती है चीज? आपको 2 या 3 स्टेटमेंट करेक्ट भी लग सकते हैं और होंगे भी, बट आपको ढूंढना क्या है? मैसेज। और मैसेज ढूंढने का मतलब क्या है कि आपको एक टाइटल ढूंढना है पैसेज के लिए। तो आपका ध्यान होना चाहिए ओवरऑल आइडिया पे, एक स्पेसिफिक पार्ट को देख के आंसर नहीं करना है हमें। ओके, ठीक है। बी अवेयर ऑफ एक्सट्रीम ऑप्शंस, फैक्चुअल और आउट ऑफ स्कोप ऑप्शंस, ये तो हमने बता दिया कि दीज आर द एलिमिनेशन। ओके, सो इतनी सारी चीजें आपको याद रखनी है व्हाइल अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस फ्रॉम मैसेज
बेस्ड क्वेश्चंस। अभी प्रैक्टिस कैसे करनी है, हाउ टू यूज दीज वीडियोस प्रॉपरली। देखो जब भी आपके स्क्रीन पे पैसेज आएगा, ऑप्शंस आएंगे, PYQ, आई विल टेल यू ये कब का है, आई विल मूव असाइड सो दैट यू कैन पॉज द वीडियो, read the passage carefully and then attempt the question and then see the solution. Don't do this कि आप बैठे हो 10 क्वेश्चंस पढ़े और देखते जा रहे हो सारे के आंसर्स के कैसे कैसे आ रहे हैं, that won't help, right? उससे कुछ फायदा नहीं होना है। What you have to do is एक दो क्वेश्चन देखने देख लो, उसके बाद what you have to do is pause the video, attempt the question yourself, क्योंकि एग्जाम में जाके खुद ही करना है, कोई बताएगा वैसा तो होने वाला नहीं है। So attempt the question yourself, उसके बाद see the solution, okay? और उसके बाद आई विल शेयर विद यू दी QR कोड। अगर उसके बाद भी आपको कोई डाउट्स हैं, आपको लगता है कि नहीं समझ में आया या फिर इसका इस तरीके से भी इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, तो दैट वी कैन डिस्कस ऑन दैट चैनल, राइट? सो लेट्स स्टार्ट, एक एक करके क्वेश्चंस देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट, राइट? दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम 2023, राइट? 2023 में मैसेज बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे आए थे, 7-8 क्वेश्चंस आए थे, फ्यू ऑफ देम वी विल डिस्कस टुडे। सो पहले पैसेज को पढ़ना है, पहले तो ये पता होना चाहिए, मैंने पहले बताया कि क्वेश्चन देख लो है किसका, मैसेज, राइट? मैसेज का क्वेश्चन है, तो अभी हमको पैसेज पढ़ते टाइम करना क्या है, वी हैव टू लुक फॉर अ टाइटल, राइट? तो वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल मार्क द इंपॉर्टेंट थिंग्स इन द पैसेज, पैसेज में क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो मार्क करेंगे और उसके बेसिस पे देखेंगे कि क्या स्टेटमेंट करेक्ट हो सकता है। सो इन इंडिया अ मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स आर मार्जिनल एंड स्मॉल, less educated and possess low adaptive capabilities to climate change, perhaps because of credit and other constraints. So one cannot expect autonomous adaptation of climate change. तो यहां तक की क्या बात हो रही है कि small and marginal farmers are less educated and low adaptive capabilities हैं उनकी, कि वो adapt नहीं कर सकते to climate change. ओके, राइट? ये एक्सपेक्टेशन इज रॉन्ग, वहां पे दिया हुआ है। उसके बाद क्या बोल रहा है, इवन इफ इट वाज पॉसिबल इट वुड नॉट बी सफिशिएंट टू ऑफसेट लॉसेस फ्रॉम क्लाइमेट चेंज। पहले तो है नहीं, अगर होता तो भी वो सफिशिएंट नहीं होता टू ऑफसेट द लॉसेस कॉज्ड बाय क्लाइमेट चेंज। टू डील with this, adaptation to climate change is paramount alongside a fast mitigation response. So alongside a fast mitigation response, change is paramount at this moment, right? Another solution is to have a planned or policy driven adaptation which would require the government to come up with policy recommendations. Perception is a necessary prerequisite, right? अब यहाँ पे strongly point across रखा है ऑथर ने कि perception is necessary prerequisite for adaptation. चेंज करने के लिए पहले रिस्क समझ में तो आना चाहिए, अगर आपको रिस्क ही समझ में नहीं आएगा तो you won't make the changes. Okay, whether farmers are adapting agricultural practices to climate change depends on whether they perceive it or not, right? अगर उनको रिस्क लगेगा ही नहीं तो they won't change, right? अभी देखो आप जो स्टबल बर्निंग होती है पंजाब में, that is a good example, कि अगर उनको लग रहा है कि इससे हमें कोई रिस्क नहीं है एंड हमें दूसरे तरीके की चीजें करने पे कॉस्ट लगने वाला है, तो व्हाट दे डू प्रेफर इज कि बर्न कर देते हैं इसको, कुछ नहीं हो रहा है हमारा। बाकी क्लाइमेट को क्या हो रहा है वो एक सिंगल एंटिटी उसके बारे में पूरा सोचता नहीं है, राइट? सो पहले उनको रिस्क समझ में आए कि इससे क्या क्या दिक्कतें हो सकती है, देन ओनली दे विल मेक दी चेंजेस, राइट? So however this is not always enough for adaptation. It is important how a farmer perceives. Again perception की वापस से ऑथर ने बात की है कि it is very important how a farmer perceives the risk associated with climate change, right? पूरा आपने पैसेज पढ़ लिया कि परसेप्शन के ऊपर बहुत चीजें डिपेंडेंट है, अगर किसी को रिस्क समझ में नहीं आ रहा है तो वो चेंजेस करेंगे नहीं, एंड चेंजेस आर वेरी पैरामाउंट एट दिस मोमेंट, राइट? सो अभी इतना सब पढ़ने के बाद लेट्स लुक एट द एग्जांपल्स, सॉरी ऑप्शंस, और देखते हैं कैसे कैसे हम एलिमिनेट कर सकते हैं। ओके, सो पूछा है मैसेज, एडेप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज एंड मिटिगेशन रिस्पॉन्स आर बेसिकली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। अब एडेप्टेशन फार्मर्स को करना है, ठीक है? गवर्नमेंट क्या कर सकती है, पॉलिसी। अब यहां क्या बोला, एडेप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज एंड मिटिगेशन रिस्पॉन्स आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। तो दिस इज अ डिस्कशन बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द पैसेज। क्यों ऐसा कुछ डिस्कस किया है कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सब कुछ? नहीं, राइट? सो वी कैन एलिमिनेट दिस ऑप्शन, क्योंकि इस तरीके की कोई बात ही नहीं की, इट इज टू एक्सट्रीम कि है ना गवर्नमेंट ही सब कुछ करेगी। ओके,
So we can eliminate this. Second देखो, climate change causes a change in government policies regarding land use practices in the country. अब लैंड यूज पैटर्न्स के बारे में कोई बात नहीं हुई है, राइट? आप जैसे ही देखोगे कि ऐसी कोई चीज जो डिस्कस ही नहीं की है, फर्स्ट ऑफ ऑल देख लो, अभी हमको बियॉन्ड द पैसेज जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम मैसेज का क्वेश्चन कर रहे हैं। मैसेज के क्वेश्चन में क्या है? स्टिक टू द पैसेज, आपको टाइटल ढूंढना है। और ये सारा पढ़ने के बाद कैन यू यूज दिस एज अ टाइटल कि हाँ इस पैसेज का टाइटल है चेंज, क्लाइमेट चेंज कॉजेज अ चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज रिगार्डिंग लैंड यूज पैटर्न्स। जब इसके बारे में बात ही नहीं कही है तो आप इसको टाइटल में यूज कैसे कर सकते हो? सो वी कैन एलिमिनेट दिस ऑल्सो। ठीक है, हो गया, मेंशन्ड ही नहीं है। दिस इज ऑल्सो बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द पैसेज, राइट? लास्ट देखो, सी देखो, रिस्क परसेप्शन ऑफ फार्मर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर मोटिवेटिंग देम टू टेक एडेप्टेशन डिसीजन। दिस इज वेरी मच अलाइंड विद आवर पैसेज। इसी की बात हो रही है कि एडेप्टेशन के लिए रिस्क परसीव कैसे कर रहे हैं फार्मर्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हम इसको रखते हैं, अभी देखते हैं इससे कोई बेटर ऑप्शन तो नहीं मिल सकता। लेट्स लुक एट द डी ऑप्शन नाउ। सिंस मिटिगेशन इज नॉट पॉसिबल, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो कितना एक्सट्रीम क्लेम है, सिंस मिटिगेशन इज नॉट पॉसिबल। अगर आप यहां पे देखो, मैंने यहां मार्क भी किया था, टू डील विथ दिस एडेप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज इज पैरामाउंट। दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट नीड्स टू बी डन अलोंगसाइड अ फास्ट मिटिगेशन रिस्पॉन्स। ऐसा कहीं क्लेम किया है कि मिटिगेशन इज नॉट पॉसिबल, राइट? सो दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सट्रीम स्टेटमेंट, right? Since mitigation is not possible, government should come up with policies for quick response to climate change. So we can exclude this also. So आप देखोगे कि best possible option for the message of the passage is that, कि मैं टाइटल लगा सकता हूं कि पूरे पैसेज के ऊपर लाइन लिखूंगा, रिस्क परसेप्शन ऑफ फार्मर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर मोटिवेटिंग देम टू टेक एडेप्टेशन डिसीजन, राइट? तो इस क्वेश्चन का आंसर इज सी, राइट? चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। Next देखो, this is again a question from 2023. Now pause the video here, look at the passage, आप पूरा देखो and then look at the solution, right? So अभी passage में दिया हुआ क्या है? Passage में दिया हुआ है the emissions human put in the atmosphere now will affect the climate in the middle of the century and onwards, right? Technological change meanwhile could make a future transition away from fossil fuel cheap, or it might not. Technology can do changes which can make our transition away from fossil fuel cheap, or it might not, leaving the world with a terrible choice between sharply reducing emission at high cost. या तो ये होगा कि हम अभी टेक्नोलॉजी बाद में चीप हो सकती है या नहीं हो सकती है, ठीक है, उसके बेसिस पे क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, we can choose between sharply reducing emission at huge cost because technology is costlier at the moment, future में क्या होगा we don't know, or suffering through the effects of unabated warming, right? तो ये चॉइस है। या तो हम क्या कर सकते हैं कि हम हाई कॉस्ट अभी इंकर करके we can fight this, or we can wait and see क्या होने वाला है, but in that case we are leaving a possibility where we have to face effects of warming, right? Businesses that do not hedge against the threat of a certain outcomes fail. इसका क्या मतलब है? अभी hedge क्यों करते हैं businesses? That they don't want to invest in a single entity, और सारा का सारा रिस्क वहां पे नहीं छोड़ना, वो क्या करेंगे, 4 अलग अलग चीजों में इन्वेस्ट करेंगे, so that आपको एक के फेलियर से you are affected less, right? तो सिमिलरली आपको भी hedge करना पड़ेगा to fight climate change, and you can't leave it on one thing कि हाँ साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से there will be a possibility where सब कुछ चीप हो जाएगा, and cheapness की वजह से we can fight the climate change later, right? तो हमको भी hedge करना पड़ेगा, ओके? क्या बोला है लास्ट कंक्लूडिंग स्टेटमेंट, द वर्ल्ड कैन नॉट अफोर्ड सच रेकलेसनेस ऑन क्लाइमेट चेंज, राइट? तो अभी आपको ये पूरा समझ के क्या, इस पूरा पैसेज पढ़ने के बाद क्या समझ में आता है कि वी कांट वेट, राइट? द चॉइस इज इन right front of us, okay? We have to cut emissions at high cost or endure severe climate impacts later. यही दो ऑप्शन है, या कि हम या तो अभी हाई कॉस्ट इंकर करके we fight it now, or wait for fighting the severe impacts later. Okay, so now let's look at the options. Businesses that cause emission may need to close down or pay for pollution in future. Need to close down or may need to pay for pollution in future. No such discussion beyond the scope of the passage.
बिजनेसेस को क्या करना चाहिए, दैट इज नॉट द वरी। हमको क्या करना चाहिए एज अ कम्युनिटी, एज कंट्री, एज वर्ल्ड टू फाइट क्लाइमेट चेंज, वो मेन इश्यू है, राइट। तो यू कांट यूज दिस एज द टाइटल ऑफ द पैसेज। और यहां पे भी क्या पूछा है, व्हाट इज द क्रिटिकल मैसेज कन्वेड बाय द पैसेज। आप सेकंड देखोगे, द ओनली सॉल्यूशन इज टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट रिलेटेड टू द इश्यू ऑफ क्लाइमेट चेंज। दिस इज एन एक्सट्रीम स्टेटमेंट, राइट। दिस कांट बी द ओनली सॉल्यूशन। पॉलिसी चेंज हो सकते हैं, एडेप्टेशन हो सकते हैं, बहुत सारी चीज हो सकती है जिसकी वजह से वी कैन फाइट द क्लाइमेट चेंज। सो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ओनली विल फाइट द क्लाइमेट चेंज, ऐसा कहीं पे लिखा हुआ नहीं। दिस इज अ वेरी एक्सट्रीम स्टेटमेंट, राइट। वेटिंग टू डील विद कार्बन इमिशन अंटिल टेक्नोलॉजी इंप्रूव्स इज नॉट अ वाइज स्ट्रेटेजी। दिस इज समवॉट हिंटेड कि हाँ हमको वेट नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये वाइज स्ट्रेटेजी नहीं होगी। और लास्ट में कंक्लूडिंग स्टेटमेंट में भी आपको बोला है, द वर्ल्ड कैन नॉट अफोर्ड सच रेकलेसनेस ऑन क्लाइमेट चेंज, है ना। लास्ट देखो, सिंस फ्यूचर टेक्नोलॉजी चेंज इज अनसर्टेन, न्यू इंडस्ट्रीज शुड बी बेस्ड ऑन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। न्यू इंडस्ट्रीज शुड बी बेस्ड ऑन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, नॉट डिस्कस्ड बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द पैसेज। तो आप इस तरीके से अगर तीन को एलिमिनेट भी कर देते तो आपके पास बचता तो यही सी ऑप्शन। एंड इफ यू सी, टाइटल भी यही हो सकता है कि वेटिंग टू डील विद कार्बन इमिशन अंटिल टेक्नोलॉजी इंप्रूव्स इज नॉट अ वाइज स्ट्रेटजी, राइट। तो यही डिस्कस भी किया हुआ है पैसेज में पूरा, समझ में आया। तो इस तरीके से एलिमिनेशन टेक्निक लगानी है। हमने तीन स्टेटमेंट को अलग अलग रीजन से एलिमिनेट किया एंड वी आर लेफ्ट विथ द फाइनल ऑप्शन सी। तो हम सी को चूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट, दिस इज अगेन फ्रॉम 2023, राइट। अभी इसमें क्या क्लेम किया गया, देखो पैसेज पढ़ो पहले पूरा। There is a claim that organic farming is inherently safer and healthier, right? This is a claim. Okay. The reality is that because the organic farming industry is still young, not well regulated in India, farmers and consumers alike are not only confused, एक तो है confusion about what products are best for them, but sometimes use products in way that could harm them. Use products in such a way that they can get harmed, right, as well. For example, since organic fertilizers are difficult to obtain on a large scale in India, farmers often use farmyard manure which may contain toxic chemicals and heavy metals. Certain plant sprays such as dhadura flower and leaf spray have an element called atropine. तो ये एग्जाम्पल है, स्पेसिफिक आपको पता नहीं होगा तो भी चल जाएगा। इट इज नॉट अप्लाइड इन द राइट डोज, इफ इट इज नॉट अप्लाइड इन द राइट डोज इट कैन एक्ट ऑन द नर्वस सिस्टम ऑफ द कंज्यूमर। अनफॉर्चुनेटली, अभी देखो कंक्लूडिंग स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अनफॉर्चुनेटली हाउ मच एंड व्हेन टू यूज इट आर नॉट वेल रिसर्च्ड और रेगुलेटेड इश्यूज। तो सबसे पहले पैसेज ने क्या बात की कि पहले तो लोगों को लगता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग इज इनहेरेंटली सेफर, राइट, एंड हेल्थियर। लेकिन प्रॉब्लम क्या क्या है, दिस इज वेरी यंग एंड नॉट वेल रेगुलेटेड सेक्टर, राइट। उसके बाद फार्मर्स एंड कंज्यूमर्स डोंट हैव information how to use them, they are very confused and in some cases they use these products in way that could harm them, right। दोनों, और उसमें एग्जांपल भी दिया है, राइट, कि हमने लीव्स और फार्मयार्ड मैन्योर को ही यूज किया, बट देयर आल्सो देयर इज पॉसिबिलिटी के जो यूज हो रहा है दैट कैन अफेक्ट द नर्वस सिस्टम ऑफ द कंज्यूमर। सो सीरियस कंसर्न है ना। तो जरूरी नहीं है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के टाइम पे आप जो जो चीजें यूज कर रहे हो, अगर आपको इंफॉर्मेशन नहीं है उनको कैसे कैसे यूज करना है, तो इट कैन कॉज हार्म। अनफॉर्चुनेटली हाउ मच एंड व्हेन टू यूज इट आर नॉट वेल रिसर्च और रेगुलेटेड इश्यूज। इस पे कुछ रेगुलेशंस भी नहीं है, इस पे ज्यादा रिसर्च भी नहीं है, एंड पीपल आर डूइंग इट ओपनली कि हाँ ऑर्गेनिक फार्मिंग के नाम पे दे आर डूइंग डिफरेंट थिंग्स, राइट। समझ में आया। नाउ लेट्स लुक एट दी ऑप्शंस। इन इंडिया ऑर्गेनिक फार्मिंग शुड नॉट बी प्रमोटेड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर कन्वेंशनल फार्मिंग। पहले तो प्रमोशन की बात, नो प्रमोशन की कोई बात नहीं कही है, देन शुड नॉट बी प्रमोटेड इन अ एक्सट्रीम स्टेटमेंट, राइट। दिस इज नॉट द मैसेज ऑफ द पैसेज। देयर आर नॉट सेफ ऑर्गेनिक अल्टरनेटिव्स टू केमिकल फर्टिलाइजर्स। नाउ ऑल्टरनेटिव्स की बात नहीं है, राइट, हाउ यूसेज की बात हो रही है। यूसेज इज डिस्कस्ड, नॉट alternatives. Alternatives है कि नहीं, that is not the main concern, right? So beyond the scope of the passage है, right? In India, farmers need to be guided and helped to make them organic farming sustainable.
सो देखते हैं, दिस लुक्स लाइक वन ऑफ द गुड ऑप्शंस। द एम ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग शुड नॉट बी टू जनरेट ह्यूज प्रॉफिट्स, पहले तो प्रॉफिट्स की कोई बात नहीं है, एज देयर इज स्टिल नो ग्लोबल मार्केट फॉर इट्स प्रोडक्ट, मार्केट है कि नहीं, बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द पैसेज है ये भी, राइट ऐसी कोई बात ही नहीं है, प्रॉफिट्स होगा नहीं होगा, दैट इज नॉट द कंसर्न। उसका यूज कैसे होना चाहिए, कंज्यूमर्स को भी कैसे यूज करना चाहिए, फार्मर्स को कैसे यूज करना चाहिए, दैट इज द मेन कंसर्न। तो आपको मेन आइडिया पकड़ना है कि मेन पैसेज में बात किस चीज की हो रही है, प्राइजेस की बात हो रही है, नहीं हो रही है, यू कैन एलिमिनेट दिस। प्रमोशन किसका करना चाहिए, हो रही बात, नहीं हो रही, यू कैन एलिमिनेट दैट ऑप्शन। ऑल्टरनेटिव्स नहीं है या है, उसकी कोई बात हो रही है, नहीं, राइट। द मेन आइडिया ऑफ द पैसेजेस के किस तरीके से हम एजुकेट करना पड़ेगा, क्योंकि देयर आर हार्म्स एसोसिएटेड इफ वी डोंट डू दिस, ओके, ठीक है। चलो देखो 2023 में कितने 3 क्वेश्चन तो यहां से ही हो गए। नेक्स्ट देखते हैं, अगेन 2023। So while you read this, right, try to capture the main idea कि क्या है। जैसे इसमें क्या बोला हुआ है, देखो, a global analysis of nitrogen use efficiency। So नाइट्रोजन के यूज में एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं। एफिशिएंसी क्या होता है कि जो हम करना चाह रहे हैं वो कितने परसेंटेज आउटपुट में कन्वर्ट हो रहा है, राइट। एफिशिएंसी कम होगी मतलब हमारा एफर्ट तो जा रहा है बट आउटपुट नहीं आ रहा है जो हमारा रिक्वायर्ड था, राइट। एफिशिएंसी ज्यादा का मतलब हो रहा है कि रिसोर्सेज जो आप यूज कर रहे हो उसका ऑप्टिमम यूसेज कर पा रहे हो, राइट। ऑफ द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन अ प्लांट टेक्स इनटू ग्रो वर्सेस व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड एज पॉल्यूशन। तो फर्स्ट सेंटेंस में ही बोल दिया, अगर नाइट्रोजन जो यूज हो गया उसके बाद जो बचता है दैट इज लेफ्ट इन द एनवायरमेंट एज अ पॉल्यूशन। says that using too much fertilizer will lead to increased pollution of waterways and the air, right? कि अगर कुछ ज्यादा बच जाएगा तो ये होगा एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन। करंटली द ग्लोबल एवरेज फॉर नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी इज अप्रोक्सीमेटली 0.4। तो ये जो पॉइंट 0.4 और ये कंपैरिजन के लिए यूज करो, इसकी जो वैल्यू है दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, राइट। Meaning 40% of the total nitrogen added to cropland goes into the harvested crop, while 60% is lost to the environment, says a study। यानी if we are adding 1 kg of nitrogen, ठीक है, तो उसमें से 40% यूज हो रहा है, 400 grams and 600 grams is going in the environment, right। उसके वजह से हो क्या रहा है, more than half of the world's population is nourished by food grown with fertilizers containing synthetic nitrogen, which is needed to produce high crop yields, right। Plants take the nitrogen they need to grow and the excess is left in the ground, water and air। Excess is left in the ground, water and air as pollution। This results in significant emission of nitrogen oxide, a potent greenhouse gas, and ozone depleting gas and other forms of nitrogen pollution, including eutrophication of lakes and rivers and contamination of river water। So these are the things that is happening because of the excess of nitrogen we leave in the environment। तो अब यहाँ पे बात क्या हो रही है, पहले तो नाइट्रोजन इफिशियंसी आपको स्टार्टिंग में लाइन में ही लिख के दे दिया। द मेन कंसर्न इज कि जो हम नाइट्रोजन यूज कर रहे हैं वो उसकी इफिशियंसी सही नहीं है। अगर हमको 400 ग्राम यूज करना है तो हम 400 की जगह 1000 ग्राम यूज कर रहे हैं, राइट। हाफ से भी ज्यादा क्वांटिटी में यूज कर रहे हैं, तो उसकी वजह से पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है। तो दैट इज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज। अभी एक एक करके लाइन जो ऑप्शंस है वो पढ़ते हैं, क्या क्या दिया हुआ है। An enhanced efficiency of use of nitrogen is imperative for both food production and environment। देखते हैं, this looks as the positive side के, हाँ ये हो सकता है। Production of synthetic nitrogen fertilizer cannot be stopped as it will adversely affect global food security। पहले तो how use of nitrogen will affect the global food security उसके ऊपर बात नहीं की। दूसरा, आपको बोला है कि आपको जितनी हाई क्रॉप यील्ड के लिए यूज करना है, आप ऑलरेडी कर रहे हो। नाइट्रोजन का यूज कम करना चाहिए कि क्वांटिटी अवेलेबल नहीं है या उससे कुछ थ्रेट हो जाएगा, दैट इज नॉट द कंसर्न। आपको जितना नाइट्रोजन चाहिए ग्लोबल फूड सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए वो तो हो रहा है, उसके बाद यू आर यूजिंग एक्सेस ऑफ इट। तो एक्सेस में जो यूज हो रहा है दैट इज द मेन कंसर्न, राइट। तो प्रोडक्शन ऑफ सिंथेटिक नाइट्रोजन फर्टिलाइजर कैन नॉट बी स्टॉप्ड एज इट विल एडवर्सली अफेक्ट ग्लोबल फूड। तो ये तो गलत है, राइट, कि आपको डिक्रीज करना है, क्यों, क्योंकि एक्सेस यूज हो रहा है। प्रैक्टिसेस में गलत है, डिक्रीज कर दोगे प्रोडक्शन तब भी इनफ होगा आपके पास नाइट्रोजन, क्योंकि आपको जितनी जरूरत है उससे ज्यादा आपके पास अवेलेबल ऑलरेडी है। सो वी कैन एलिमिनेट दिस ऑप्शंस, राइट। Alternative to crops that require excess of nitrogen should be identified and cultivated beyond the scope of the passage। No such thing is discussed in the passage, so we can eliminate this।
Conventional agriculture uses synthetic fertilizer should be replaced with agroforestry, agrosystem and organic farming. So first of all, देखो ये कोई इंप्लीकेशन इसका है नहीं, राइट? ऐसी कहीं चीज इंप्लाई की नहीं है, राइट? तो डिस्कशन जो पूरा है वो है कि नाइट्रोजन को सही तरीके से यूज करना है. ये नहीं बोला है कि वी शुड रिप्लेस इट विथ एग्रोफॉरेस्ट्री, एग्रो इकोसिस्टम एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग. एंड यहां पे रिप्लेस किसको करने की बात हो रही है? कन्वेंशनल एग्रीकल्चर को. सिर्फ एक नाइट्रोजन के बेसिस पे आप क्लेम कर सकते हो कि आपको पूरा कन्वेंशनल एग्रीकल्चर सिस्टम चेंज कर देना चाहिए इनटू एग्रोफॉरेस्ट्री, एग्रो इकोसिस्टम्स एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग. दिस इज एक्सट्रीम भी है, बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द पैसेज भी है, राइट? नॉट द मेन आइडिया, राइट? तो मैसेज जब देख लेते हो ना कि मैसेज पूछा है, तो उसके बाद आपको वैसे ही क्लैरिटी आ जाएगी मेरे को ढूंढना क्या है. सो लुक एट द फर्स्ट ऑप्शन अगेन, एन एनहांस्ड एफिशिएंसी ऑफ यूज ऑफ नाइट्रोजन, दैट्स द मेन कंसर्न, is imperative for both food production and environment. Okay, so this is the best possible option you can select. Okay, next पे चलते. Again a question from 2023. क्या बोल रहा है? Along with sustainable lifestyle, climate justice is required as a significant principle in environmental balance, right? Both the principle have bearing on political and economic choices of the nations. So far in our climate change summits and compacts, both the principles have eluded consensus. Both the principles, कौन से principles अभी discuss किए, right? Political, economic choices वगैरह, both the principles are eluded, right? Justice in the judicial sense, well defined. However, in context of climate change, it is scientific as well as socio-economic, political connotations are there. Connotation मतलब ये सब streams, right? कि we have to discuss all these things for it to make sense in case of climate change. तभी justice justified होगी, right? So the crucial question in the next few years will be how resources. Crucial question is this: how resources, technology, and regulations are used. This is the main thing to support the victims of climate change, right? So main thing is how to do this. Resource allocation, technological advancements and regulation to tackle climate change. Justice in climate is not confined to action related to mitigation. Just this is not the main concern कि आपने कुछ होने के बाद mitigation start कर दिया and वो एक justice हो, नहीं, but includes the wider notion of support for adaptation to climate change and compensation for loss and damages, right? So अभी after reading that, अभी तक जो problem passage से आपको समझ में आएगी कि in our summits and compacts there is no first of all consensus, and आगे चल के to tackle all this we have to find a solution how we will allocate the resources, technologies and regulations to tackle the climate change. अभी आप जब options को पढ़ोगे, climate justice should be ingrained in detail in the rules of the new climate compacts and agreements. Consensus नहीं बन रहा, तो this can be one of the passage, ठीक है? But देखते हैं बाकी options क्या है. Environmental resources are unevenly distributed and exploited across the globe. So this is generic statement. राइट? आपने बोला ट्रू इन रियल वर्ल्ड, बट अकॉर्डिंग टू द पैसेज ये इसका आंसर नहीं हो सकता, राइट? एनवायरमेंटल रिसोर्सेज आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है भाई स्टेटमेंट, बट इस चीज का पैसेज का टाइटल ये हो सकता है क्या? नहीं. देयर इज एन इंपीडिंग इशू ऑफ डीलिंग विद अ ह्यूज नंबर ऑफ क्लाइमेट चेंज विक्टिम्स एंड रिफ्यूजीज. सो पहले तो दिस इशू इज इंपीडिंग, ऐसे कोई बात नहीं. दूसरा, दिस इज पार्ट ऑफ इट, पार्ट ऑफ द पैसेज एंड not the complete summary, right? This is discussed in the passage, but यही पूरे पैसेज का टाइटल हो सकता है कि नहीं? क्यों? हम मैसेज ढूंढ रहे हैं, तो ओवरऑल पूरे पैसेज को कवर करना चाहिए. दिस इज ओनली डिस्कसिंग द पार्ट. मैंने आपको मैसेज के स्टार्ट में बताया था कि अगर कुछ पार्ट होगा, पार्ट को डिस्कस करने वाला स्टेटमेंट होगा, वी विल एलिमिनेट दैट. सो वी कैन एलिमिनेट दैट, राइट? Climate change in all its connotations are mostly due to developed countries, and therefore there shall be a burden should be more. अभी ये है ना, this is discussed in your GS knowledge
अगेन एंड अगेन एंड अगेन कैसा होना चाहिए, राइट? बट अकॉर्डिंग टू द पैसेज इस चीज की बात नहीं की, दिस इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द पैसेज कि क्या करना चाहिए इसकी वजह से, और ऐसा कुछ है भी क्या? और डेवलप कंट्रीज के ऊपर ब्लेम गेम की बात ही नहीं हो रही है। देयर द टॉक इन द पैसेज इज अबाउट कि कंसेंसस होना चाहिए कि कैसे हम टैकल करेंगे क्लाइमेट चेंज को। सो climate justice should be integrated in detail in the rule. This is the most appropriate option that is left for you to select, right? In detail और ये सब चीजें थोड़ा थोड़ा क्लिक करेगी कि इसकी वजह से गलत हो सकता है, बट इफ यू लुक एट द अदर ऑप्शंस, दिस इज द बेस्ट ऑप्शन पॉसिबल, तो आप इसी को सेलेक्ट करेंगे। ओके, तो बाकी के लिए आपको रीजंस क्लियरली मिल रहे हैं कि आप इनको सेलेक्ट नहीं कर सकते। दिस कैन बी द टाइटल बिकॉज दिस इज व्हाट इज डिस्कस इन द पैसेज ऑल्सो। ओके, चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। 2023 अगेन। सो 2023 में बहुत सारे क्वेश्चन है, तो मोस्टली आई विल डिस्कस क्वेश्चंस 23, 22 के भी कुछ क्वेश्चंस होंगे, 21, 20 के भी क्वेश्चंस होंगे, विल डिस्कस दोज आल्सो। ओके, सो लुक एट दिस, क्या बोल रहा है? सोर्सिंग फूड फ्रॉम नॉन एग्रीकल्चरल लैंड, अनकल्टिवेटेड सिस्टम सच एज फॉरेस्ट, वेटलैंड्स, pastures etc. in addition to agricultural lands, in addition, right? Sourcing food from these places in addition to agricultural land enables a systemic approach to food consumption, right? ऐसा तो नहीं बोल रहा है कि सिर्फ we should source from non agricultural lands. What is given is हम उसको along with these things के addition to agricultural land अगर करते हैं तो we'll get the systemic approach to food consumption. It allows rural and tribal communities to sustain themselves for the whole year and steer clear of natural disaster and season induced. इसके वजह से होता क्या है? They face natural disasters better. They also face the season induced shortfalls of agriculture food. ये भी टैकल कर पाते हैं because of these sources of food. Since the productivity of trees is often more resilient to adverse weather, right? ज्यादा बारिश होती है तो पेड़ मतलब टूट जाते हैं कभी कभी, बट सारे के सारा खराब हो जाएगा ऐसा नहीं होता। बट फसल जो होती है आप जो उगाते हैं वो अगर आप हेल स्टॉर्म हो गया तो पूरा का पूरा वाइप आउट हो सकता है, राइट? तो बिकॉज इस रीजन की वजह से होते हैं रिलायबल ज्यादा, राइट? अभी आगे देखो क्या दे रहा है। सिंस द प्रोडक्टिविटी ऑफ ट्रीज इज ऑफन मोर रेजिलियंट टू एडवर्स वेदर कंडीशंस देन एनुअल क्रॉप्स, फॉरेस्ट फूड्स ऑफन प्रोवाइड अ सेफ्टी नेट। दे आर नॉट द मेन थिंग, इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकते, बट दीज गिव यू अ सेफ्टी नेट ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ फूड शॉर्टेजेस कॉज्ड बाय क्रॉप फेलियर। फॉरेस्ट फूड ऑल्सो मेक इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ड्यूरिंग सीजनल क्रॉप प्रोडक्शन गैप्स, कि अगर आपने कुछ अभी उगाया है नेक्स्ट उगाने में और उसको कल्टीवेट करने में पूरा देयर इज गैप, राइट? तो आप उस गैप में भी इन चीजों का यूज कर सकते हो। ओके, सो अभी देखते हैं व्हाट इज द लॉजिकल एंड रैशनल मैसेज कन्वेड, राइट? क्या होगा वो? Food yielding trees should replace other trees in rural and tribal areas and community owned lands. सब रिप्लेस कर देना चाहिए, इसके बारे में बात की है नहीं? अभी ऑलरेडी है, वो करते क्या है उसके बारे में बात की है, हाउ communities use them, right? Second, food security cannot be ensured in India with the present practice of conventional agriculture. कन्वेंशनल एग्रीकल्चर से फूड सिक्योरिटी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? दिस इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द पैसेज, राइट? आपको कहीं पे भी इस तरीके की बात की है नहीं, पैसेज में इसके ऊपर फोकस भी नहीं है, राइट? तो वी कांट सेलेक्ट दिस। वेस्टलैंड्स एंड डिग्रेडेड एरियाज इन इंडिया शुड बी कन्वर्टेड इनटू एग्रोफोरेस्ट्री सिस्टम्स टू हेल्प द पुअर। अब हेल्प द पुअर शुड बी कन्वर्टेड, राइट? अगर आप ये पढ़ोगे तो आपको लगेगा हाँ ऐसा कर देना चाहिए, यही सही ऑप्शन है, ऐसे कर देना, बट आपको वो लग रहा है, बट कर देना चाहिए, ठीक है। बट ये मैसेज हो सकता है कि पैसेज का, आपको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उससे दूर मत जाया करो, आपको ढूंढना है मैसेज। ये एक जेनरिक स्टेटमेंट है कि ऐसे कर देंगे तो कुछ अच्छा हो जाएगा, बट ये मैसेज हो सकता है क्या, राइट? नहीं। लास्ट पढ़ो, एग्रो इकोसिस्टम शुड बी डेवलप्ड इन एडिशन टू और अलॉन्ग विथ कन्वेंशनल एग्रीकल्चर। मॉडरेट स्टेटमेंट समराइजिंग द होल पैसेज, so this should be your answer, ठीक है? this is too generic a statement और ऐसा करना चाहिए और उसकी वजह से पुअर को हेल्प होगी, that is also not discussed। तो आप इसको beyond the scope of the passage भी बोल सकते हो, इस तरीके की कोई बात डिस्कस भी नहीं की है कि पुअर के लिए ये हो जाता है वो हो जाता है, राइट? these are all your inferences, जीएस नॉलेज के बेसिस पे आप जो बनाते हो। ओके, चलो नेक्स्ट, अगेन अ क्वेश्चन फ्रॉम 2023।
क्या बात कर रहा है देखते हैं धीरे धीरे, है ना। तो वाइल अवेयरनेस ऑन यूज एंड मिसयूज ऑफ अब्यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स इज कॉमन नॉलेज। ठीक है, अभी आप देखो, मैंने हर बार अभी आपको क्या पैसेज पढ़ने के बाद पूरे ऑप्शंस पे गया हूं ना। अभी इसमें क्या करते हैं, एक एक पार्ट से मैं एक एक एलिमिनेट हटा, जैसे इट इज नेसेसरी टू पुट प्रॉपर एफ्लुएंट ट्रीटमेंट ऑफ प्रोटोकॉल्स इन प्लेस, देखते हैं इट इज नेसेसरी टू प्रमोट एनवायरमेंटल अवेयरनेस अमंग पीपल, राइट। प्रमोट करने से कुछ होगा। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपको क्या बोल रहा है, वाई अवेयरनेस ऑन द यूज एंड मिसयूज ऑफ अब्यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स इज कॉमन नॉलेज, तो प्रमोशन इज द प्रॉब्लम नहीं, तो उसकी वजह से आप उसको हटा सकते हो। वापस आएंगे उस स्टेटमेंट पे पूरा पढ़ने के बाद। एज इज द इंपैक्ट ऑफ डोजिंग पोल्ट्री विथ एंटीबायोटिक्स, द एनवायरमेंटल इंपैक्ट ऑफ एंटीबायोटिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज नॉट ट्रीटिंग देयर वेस्ट हैज स्कार्सली बिन डिस्कस्ड, इसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं है, कोई डिस्कशन भी नहीं है एट एनी लेंथ और सीरियसनेस दस फार। पॉल्यूशन फ्रॉम एंटीबायोटिक्स फैक्ट्रीज इज फ्यूलिंग द राइज ऑफ ड्रग रेजिस्टेंट इन्फेक्शंस, इसकी वजह से हो क्या रहा है, बिकॉज वी आर नॉट डीलिंग विद it with any serious, तो drug resistant infections are increasing. The occurrence of drug resistant bacteria surrounding the pharma manufacturing plants is well known. सबको पता है कि जहां पे भी फार्मा प्लांट्स होते हैं there are possibilities of drug resistant bacteria surrounding the pharma. So now what is the practical, logical and practical message conveyed by the passage, right? It is necessary to put proper, एक तो प्रैक्टिकल मैसेज की बात की है, राइट। प्रैक्टिकल मैसेज क्या होता है कि क्या करना चाहिए, क्या कर सकते हैं इसके बेस पे, राइट। तो इट इज नेसेसरी टू पुट एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स इन प्लेस, दिस लुक्स गुड कि ये करना चाहिए बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम, ओके। दूसरा, इट इज नेसेसरी टू प्रमोट इन्वायरमेंटल अवेयरनेस अमंग पीपल, प्रमोशन इज नॉट द मेन इश्यू, promotion is not the main issue here, so we can eliminate this option, right? Beyond the scope of the passage बोलो, partially correct बोलो, कुछ भी बोलो, you can eliminate this option, ठीक है। Spread of drug resistant bacteria cannot be done away with, आपको एक्सट्रीम नहीं लगता ये स्टेटमेंट कि we can't do this as it is inherent in modern medical care, right? So we don't know future में क्या क्या टेक्नोलॉजीज आ सकती है, क्या क्या मेथड्स आ सकते हैं जिससे हम इसको टैकल कर सकते हैं। वी कांट मेक सच एक्सट्रीम क्लेम कि स्प्रेड ऑफ ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया कैन नॉट बी डन अवे विथ, ओके। लास्ट, फार्मा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी शुड बी सेट अप इन रिमोट रूरल एरियाज अवे फ्रॉम क्राउडेड टाउन्स एंड सिटीज, ये हो सकता है क्या? तो दिस इज ऑल्सो बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द पैसेज ना, ऐसा कहीं डिस्कस नहीं किया रूरल एरिया में ले जाओ, राइट। एंड इट इज नॉट एड्रेसिंग द रूट कॉज, रूट कॉज है क्या कि हम नॉट ट्रीटिंग देयर वेस्ट, ये वाली चीज कहां से सॉल्व हुई? अगर रूरल एरियाज में भी ले जाओगे और अगर वो वहां पे भी अपने वेस्ट को ढंग से ट्रीट नहीं करते तो स्टिल द प्रॉब्लम इज देयर। ऑल्सो एक चीज मैं बताता हूं कि सिटीज में पीपल आर एजुकेटेड, उनको थोड़ा बहुत नॉलेज है तो दे कैन अवॉइड सर्टेन थिंग्स अराउंड दीज एरियाज, राइट। रूरल एरियाज में उनको पता भी नहीं होगा तो दे आर एट मोर रिस्क। तो इट में लुक लाइक इट कि हाँ हम ऐसे एरिया में ले जाएंगे जहां पे कोई इंपैक्ट नहीं है, बट अगर आप फार्मा इंडस्ट्री ले जाओगे, लोग आएंगे काम करने आएंगे, राइट, उनको ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो दे कैन गेट इंपैक्टेड, लेकिन इतना सोचना नहीं है इसमें, ओके। यहाँ पे सिंपली दिस इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द पैसेज की ये बात भी नहीं की है, okay। So best possible option is this, it is necessary to put proper effluent treatment protocols in place because the main problem is the pharma companies are not treating their waste properly, और इस पे डिस्कशंस भी नहीं हो रहे हैं कि कैसे ये करवाना चाहिए एंड ऑल, राइट। सो इसीलिए ये ऑप्शन होगा। नेक्स्ट चलो, अगेन वेरी गुड पैसेज, कैसे थोड़ा सा फिलोसॉफिकल है, राइट। सो यहां पे क्या बात हो रही है, द पैराडॉक्स ऑफ चॉइस। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो टाइटल आपको कुछ कुछ तो यही मिल गया, द पैराडॉक्स ऑफ चॉइस इज इलस्ट्रेटेड बाय द स्टोरी ऑफ बुरिदान एस, राइट, डोंकी। Jean Buridan, the 14th century philosopher, wrote about free will and the inability to choose due to numerous choices. So main problem is inability to choose when you have numerous choices. तो उसके ऊपर पूरी बात की है। And uncertainties. Okay. In the story, a donkey stands between two equally appealing stakes of hay, food resource. Suppose दोनों पड़े हुए हैं उसके साइड में, and उसके बाद होता क्या है? Unable to decide which to eat, it starves to death.
बिकॉज ही कुडंट डिसाइड, दोनों अपीलिंग ऑप्शंस थे, ही कुडंट डिसाइड विच टू ईट, सोचते सोचते ही मर गया। देखो कितना डिफिकल्ट चीज है कि आपके सामने अपॉर्चुनिटीज हैं बट यू आर सो कंज्यूम्ड इन थिंकिंग अबाउट अपॉर्चुनिटीज कि कौन सा बेस्ट है, यू डोंट चूज एनी, राइट। तो लाइफ में भी इजी ऑप्शन ये होता है कि आप जब अपॉर्चुनिटीज आए पहले एनालाइज करो ढंग से, तरीके से कि क्या बेटर ऑप्शन है, बट देन एक्ट ऑन इट, डोंट सिट एंड जस्ट थिंक, राइट, दैट वोंट हेल्प। क्योंकि अगर खराब ऑप्शन भी आपने चूज कर लिया ना, उसमें भी कुछ तो करोगे, बैठे रहने से तो कुछ नहीं होने वाला। ओके, so unable to decide which to eat, it starves to death. Change in technology and innovation such as smartphones and tablets only increase our glut of choices, right? Increase our choices. Constant connectivity and overconsumption of real-time data and social media can leave little room for self-reflection and rest, making decisions more difficult. Here also, because of all these choices, decisions become more difficult. Life is about choices. Many people are overwhelmed with attractive life choices. Overwhelmed, कितना strong word है। कभी टाइम ही नहीं है कि क्या करना है, बिकॉज ऑफ सो मेनी चॉइसेस, दे हैव सो मेनी थिंग्स टू डू। आप लोगों के लिए सेम प्रॉब्लम है, यू हैव सो मेनी थिंग्स, रिलेटिव्स हो गए, फैमिली हो गए, फोन हो गए, सोशल मीडिया हो गया, देन स्टडीज, राइट, फिर कहीं कुछ न्यूज पढ़ ली, उसकी वजह से कुछ इफेक्ट, सो मेनी थिंग्स यू हैव टू डील विद ऑन अ डेली बेसिस, येट फाइंड देमसेल्व्स अनहैप्पी एंड एंशियस। अच्छे अच्छे ऑप्शंस होने के बाद भी दे फाइंड देमसेल्व्स अनहैप्पी एंड एंशियस। सो अभी देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द मैसेज ऑफ द पैसेज, राइट। तो यहां पे चार चीजें दी हुई है आपको, एक एक करके देखते हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी इनफेबल्स मतलब वीकन्स दी सोसाइटल स्ट्रक्चर एंड मेक्स लाइफ डिफिकल्ट। एक तो सोसाइटल स्ट्रक्चर्स को वीक करने की बात नहीं है, दिस इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द पैसेज। इस तरीके की कोई बात नहीं है कि सोसाइटल स्ट्रक्चर्स पे उसका क्या असर पड़ रहा है, इंडिविजुअल पे क्या असर पड़ रहा है, दैट इज डिस्कस कि इंडिविजुअल के लिए ज्यादा चॉइसेस होने की वजह से उसकी लाइफ डिफिकल्ट होगी। सोसाइटल स्ट्रक्चर्स खराब हो रहे हैं ऐसा नहीं है, राइट, हो रहे हैं, राइट, बट स्पेसिफिकली इसमें वैसा डिस्कस्ड नहीं है। ओके, सो अभी सेकंड देखो, मॉडर्न लाइफ इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज एंड एंडलेस डिफिकल्ट चॉइसेस। मॉडर्न लाइफ, ठीक है, देखते हैं, इस पे आते हैं वापस। दिस लुक्स के थोड़ा बहुत ठीक हो सकता है। ओके, वी आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द ओपिनियंस ऑफ अदर्स, ओपिनियंस ऑफ अदर्स की वजह से जो हमको फर्क पड़ता है, दिस इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द पैसेज एंड हैव नो करेज टू फॉलो आवर कन्विक्शंस। हम में करेज है कि नहीं वो प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इज वी हैव टू मेनी चॉइसेस। ओके, दूसरा लास्ट देखो, इन आवर लाइफ्स हैविंग टू फ्यू चॉइसेस मे नॉट बी अ गुड थिंग बट हैविंग टू मेनी कैन बी इक्वली एज डिफिकल्ट। अभी आपको इन दोनों में से चूज करना होगा, तो क्या चूज करोगे? मॉडर्न लाइफ इज, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मॉडर्न लाइफ, ठीक है, फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज एंड एंडलेस डिफिकल्ट चॉइसेस। डिफिकल्ट चॉइसेस नहीं है, चॉइसेस इज द प्रॉब्लम, राइट। ऑल्सो हियर दे आर फोकसिंग ऑन अनसर्टेनिटीज ओनली, बट यहां पे द मेन आइडिया इज टेकन कि क्या लाइफ में चॉइसेस कम होना तो ठीक है, बट हैविंग टू मेनी इज इक्वली एज डिफिकल्ट। ओके, सो इन सच केसेस अगर ऐसे आपको एक मिल रहा हो जो पूरा का पूरा पैसेज को कवर कर रहा हो और एक है विच इज पार्शली कवरिंग द पैसेज, तो यू शुड सेलेक्ट दिस एंड यू कैन इग्नोर दिस ऑप्शन, राइट। ओवरवेलमिंग डिफिकल्ट चॉइसेस की बात नहीं है, ओवरवेलमिंग चॉइसेस, चॉइसेस ज्यादा होने की बात, राइट। सो यहां पे क्या बोल रहा है, गुड थिंग बट हैविंग टू मेनी, राइट, ज्यादा चॉइसेस होने की बात है। यहां पे डिफिकल्ट यूज किया है, डिफिकल्ट चॉइसेस की प्रॉब्लम नहीं है कि हमको डिफिकल्ट हो रहा है, डिफिकल्टी ये है कि चॉइसेस ज्यादा है, दोनों में डिफरेंस होता है। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कब का है? दिस इज फ्रॉम 2021। ओके, देखते हैं क्या है। सो यहां पे आपको जो मैं बता रहा था पहले कि आपको अगर पार्ट ऑफ द पैसेज डिस्कस्ड है वैसे भी ऑप्शंस भी मिल सकते हैं, और एक ऑप्शन होगा जो पूरा का पूरा पैसेज को कवर कर रहा है। सो आपको कौन सा यूज करना है मैसेज के केस में, जो पूरा पैसेज को कवर कर रहा है। जैसे इस एग्जांपल में देखो, इंडिया फेसेस अ चैलेंजिंग इमीडिएट फ्यूचर इन एनर्जी एंड क्लाइमेट पॉलिसी मेकिंग। इसमें एक इमीडिएट फ्यूचर में चैलेंज है। द प्रॉब्लम्स आर मल्टीपल, sputtering fossil fuel production capabilities, limited access to electricity and modern cooking fuel for the poorest. These are the issues. Rising fuel imports
in an unstable global energy context, continued electricity pricing and governance challenges leading to its costly deficits or surplus supply, and not least growing environmental contestations around land, water and air. ये सारी की सारी यहां तक प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम डिस्कस कर दी है सारी. ओके, इसके बाद क्या बोलते हैं, बट ऑल इज नॉट ब्लीक, हियर द पैसेज इज चेंजिंग. यहां पे टोन चेंज हो जाएगा. अभी नेगेटिव साइड से अभी देखो, बट ऑल इज नॉट ब्लीक. Growing energy efficiency programs, integrated urbanization and transport policy discussion, inroads to enhancing energy access and security, and bold renewable energy initiatives, even if not fully conceptualized, suggest the promise of transformation. तो problems भी हैं, but there are things future में जो दिख रही है which can tackle our problems, वो भी बात है. तो हमको ऐसा कुछ ढूंढना है मैसेज के लिए जो कि both side of it कवर करे. नाउ इफ यू लुक एट द पैसेज, क्रिटिकल मैसेज देखना है, राइट. इंडियाज एनर्जी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज मोर कॉम्प्लेक्स एंड एवर कनेक्टेड, राइट. ये तो डिस्कशन है, ऊपर नीचे हो ही रहा है सब कुछ. इंडियाज एनर्जी एंड क्लाइमेट पॉलिसीज हेविली ट्यून्ड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. एसडीजीज की बात हुई है? नहीं. ओके, दूसरा हेविली ट्यून्ड है, ये सारी प्रॉब्लम्स क्यों हो रही है, राइट. India's energy and climate actions are not compatible with its broader social, economic and environmental goals. ऐसा नहीं है. This is part of the passage. क्या? Partially कर. कैसे? This is tackling the passage up to this point. अगर पैसेज वहां से स्टार्ट होके यहां पे एयर पे खत्म हो जाता तो हम ये चूज करते. But this is not how the passage ends. उसके बाद but all is not bleak के बाद और भी डिस्कशन है पूरा का पूरा. So we have to see कि वो पूरे के पूरे डिस्कशन को कवर करे. So we can't use this. This is partially. India's energy decision making process is straightforward. Straightforward है. Challenging है. Supply oriented and ignores the demand side. और ये भी बात नहीं की. तो we can ignore this also. आपको पढ़ के भी लग रहा होगा कि we can't select this. तो अगर इसमें और इसमें किसी को confusion हो तो I am telling you this we can't select because this is only talking about half of the passage. Okay, ठीक है. एंड ऑल्सो नॉट कॉम्पेटेबल, ऐसा कोई डिस्कशन भी कहीं पे नहीं किया. तो बेस्ट पॉसिबल इज इंडियाज एनर्जी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज मोर कॉम्प्लेक्स एंड एवर कनेक्टेड, राइट. नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम 2021. देयर आर रिपोर्ट्स, क्या बात की है इसमें. So there are reports that some of the antibiotics sold in the market are fed to poultry and other livestock as growth promoters. Overusing these substances can create superbugs. Overusing these substances can create superbugs, pathogens that are resistant to multiple drugs and could passed along to humans. Mindful of that, some farming companies have stopped using the drug to make chicken gain weight. Right? इसके वजह से some companies have reduce the use of these. क्या करते थे, चिकन को वेट गेन कराने के लिए यूज करते थे. Since Denmark banned antibiotic growth promoters in the 1990s, the major pork exporter says it is producing more pigs. First of all, it is producing more pigs and the animals are also healthier. They are getting few diseases. Right? तो इससे क्या हो रहा है, एक तो जो मेन आइडिया जो सोच रखा है लोगों ने कि हम एंटीबायोटिक्स का यूज करके गेन कराएंगे एनिमल्स को वेट और उससे हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, ऐसा हो रहा है. नहीं, लाइव एग्जांपल क्या है कि डेनमार्क ने उनको बैन किया. आफ्टर दैट आल्सो दे आर प्रोड्यूसिंग मोर पिग्स. ओके, प्रोडक्शन भी ज्यादा है उनका एंड द एनिमल्स आर गेटिंग लेसर डिजीजेस, राइट. तो ये मेन आइडिया है कि एंटीबायोटिक्स का यूज नहीं करना. एग्जाम्पल भी दिया है. अब लेट्स लुक एट दी मैसेज, क्या हो सकता है इस पैसेज का. पीपल शुड अवॉइड कंज्यूमिंग द प्रोडक्ट्स ऑफ एनिमल फार्मिंग. बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द पैसेज, डाइटरी रिक्वायरमेंट्स क्या है, कंज्यूम करना चाहिए एनिमल फार्मिंग, नहीं, वो हमारा डिस्कशन है ही नहीं. फूड्स ऑफ एनिमल ओरिजिन शुड बी रिप्लेस्ड विद फूड ऑफ प्लांट ओरिजिन, ये भी डाइटरी क्या करना चाहिए, बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द पैसेज. यूजिंग एंटीबायोटिक्स ऑन एनिमल्स शुड बी बैंड. अब ये क्या लगेगा, बहुत सारे लोगों को सही लगेगा कि हाँ एंटीबायोटिक्स प्रॉब्लम है, यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स शुड बी बैंड. एंटीबायोटिक्स का मेन यूज क्या होता है वो तो सोचो पहले. एंटीबायोटिक्स का मेन यूज होता है टू ट्रीट डिजीजेस. अगर डिजीजेस हो रही है तो उसका यूज, उसमें यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है एंटीबायोटिक्स, ठीक है. बट इट शुड नॉट बी यूज्ड एज अ ग्रोथ प्रमोटर. दैट इज द प्रॉब्लम, राइट. तो यू कैन मेक सच क्लेम, एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं मन कर सकते कि वी शुड बैन दीज, राइट.
लास्ट देखो, एंटीबायोटिक शुड ओनली बी यूज टू ट्रीट डिजीजेस, दिस इज मॉडरेट, राइट, लॉजिकल, तो हम ये सेलेक्ट करेंगे, डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, तो इस तरीके से थिंकिंग को चेंज करना है, सिर्फ पीवाईक्यू के सॉल्यूशन देख के जाने से कुछ नहीं होगा। नाउ यू नो हाउ टू एलिमिनेट ऑप्शंस, व्हाट यू हैव टू डू इज, ये देखो मैसेज के और भी क्वेश्चंस है पीवाईक्यूज, पिक दोस, सॉल्व दोस, राइट, आंसर्स आ रहे हैं वेल एंड गुड, नहीं आ रहे हैं सेंड दोस टू मी, है ना, फिर डिस्कस करते हैं कि हाँ और क्या कर सकते हैं इसमें। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट two more questions. This is a question from 2020. Okay, so 2020 में क्वेश्चन आया, let's see क्या है। Our urban bodies cannot possibly ensure sustainable delivery of water in our cities unless financing mechanisms are put in place. तो उसके हिसाब से प्रॉब्लम क्या है, अगर फाइनेंसिंग मैकेनिज्म सही नहीं होंगे तो वी वोंट बी एबल टू ensure sustainable delivery of water in our cities. फाइनेंस एक प्रॉब्लम है। Water delivery requires heavy investment in collecting it from a natural source, treating it to make it potable, and laying a distribution network of pipes for delivery to the users. It also requires investment. तो पहले investment की बात की, heavy investment, फिर also investment in sewage infrastructure and sewage treatment plants so that the sewers can carry the waste water to these plants to ensure that no untreated sewage is discharged back into the natural water bodies. ठीक है, तो यहां पे इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। If our cities were rich enough to meet the entire cost, water could be delivered free. They are not. तो पहले आपको पूरा पैसेज पढ़ के क्या प्रॉब्लम समझ में आ रही है, यहां पे दो चीजें होंगी, बात इन टाइप के क्वेश्चंस में दो होती है, यहां पे दो चीजें होंगी, फाइनेंसिंग होगी, एफिशिएंसी होगी। बहुत सारे पैसेज में आपको मिलेगा कि हम लोग, क्योंकि हमारा प्रॉपर गवर्निंग सिस्टम नहीं है, हमारे जो लोग हैं वो ढंग से काम नहीं कर रहे, तो उसकी वजह से हम डिलीवर नहीं कर पा रहे चीजें, वहां पे एफिशिएंसी इज द प्रॉब्लम, कि जो लोग हैं वो काम नहीं कर पाए। इस पैसेज में एफिशिएंसी की कहीं बात की है नहीं, सारी की सारी बात है इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट, पैसे नहीं है पैसे नहीं है पैसे नहीं है। कंक्लूजन भी आप देखोगे, इफ आर सिटीज वर रिच, अगर हम अमीर होते तो हम ये पानी को आसानी से फ्री में डिलीवर कर पाते, बट इन रियलिटी दे आर नॉट। तो बेसिकली द प्रॉब्लम डिस्कस्ड इन द पैसेज इज फाइनेंसिंग। तो आप जब ओवरऑल आइडिया समझ जाओ पैसेज का कि फाइनेंस इज द प्रॉब्लम, देन लुक एट द ऑप्शंस कि हाँ अच्छा अब मैं देखता हूं कि फाइनेंस से रिलेटेड मुझे कौन से ऑप्शंस मिल सकते हैं। तो अभी आप देखोगे, अर्बन लोकल बॉडीज मस्ट रिकवर कॉस्ट थ्रू यूजर चार्जेस। देखते हैं भाई कोई और अच्छा ऑप्शन मिलता है, तो ऐसे डिस्कस नहीं किया हुआ पैसेज में, तो बी डाउटफुल कि ये स्टेटमेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता, बट बाकी देखते हैं। अर्बन लोकल बॉडीज आर नॉट एफिशिएंट इनफ टू मीट द वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ आवर सिटी। एफिशिएंसी की बात नहीं की है, बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द पैसेज। द प्रॉब्लम इज फाइनेंस, पैसे नहीं है भाई। वाटर शॉर्टेज इन आवर सिटी इज पेरिनियल प्रॉब्लम दैट कैन नॉट बी सॉल्व्ड। एक्सट्रीम स्टेटमेंट, दिस कैन बी सॉल्व्ड अकॉर्डिंग टू द पैसेज, वी कैन डिलीवर वाटर फॉर फ्री अगर हमारे पास पैसा हो। दो के ऑप्शन आपने हटा दिए, बी एंड सी गॉन। डी में देखो, इन व्यू ऑफ द वाटर क्राइसिस इन आवर सिटी देयर इज एन अर्जेंट नीड टू लिमिट द पॉपुलेशन टू द सिटी। बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द पैसेज, पॉपुलेशन को सिटी में भेजना कि नहीं भेजना, दैट इज नॉट डिस्कस्ड। अभी आप देखोगे कि अगर आप इस क्वेश्चन को डायरेक्टली करने जाते विदाउट एलिमिनेशन, तो आप इस ऑप्शन पे नहीं कन्विंस कर पाओगे खुद को। क्यों? इट लुक्स वेरी वेग कि अर्बन लोकल बॉडीज मस्ट रिकवर कॉस्ट थ्रू यूजर चार्जेस। लेकिन अगर आपको पैसेज का मेन आइडिया समझ में आ गया कि फाइनेंसिंग इज द प्रॉब्लम, तो उस एंगल से सोचोगे। देखो एफिशिएंसी की कोई बात नहीं की है, वी कांट सेलेक्ट दिस। Problem cannot be solved, extreme statement, we can't select this. In view of the water crisis in our city, there is an urgent need to limit the population, that is not discussed. तो ये तीन तो outrightly गलत है, तो आपके पास बच जाएगा वो ऑप्शन एलिमिनेशन के बाद, तो आपको वो सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन में जरूरी नहीं आपको एकदम 110% दिख जाएगा कि ये स्टेटमेंट है। बहुत बार आप सॉल्व करोगे, आप एलिमिनेट करोगे, आपको लगेगा अच्छा ठीक है मॉडरेट स्टेटमेंट बचा है, वी कैन यूज दिस, बिकॉज बाकी तीन के बाद तो आउटराइटली आप गलत मिल ही गए आपको, राइट। इसका और भी अच्छा टाइटल हो सकता था, बट दैट इज नॉट गिवन इन दी ऑप्शन, तो वी विल सेलेक्ट द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन कि ए है, ए को सेलेक्ट करके वी विल मूव अहेड। ओके, चलो लास्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज द क्वेश्चन। तो यहां पे किस चीज की बात हो रही है, व्हाट इज द मेन आइडिया। आप देखोगे, स्पेनिश शिप्स इन द लेट 16th century फर्स्ट बॉट द पोटैटो
tuber for South America to Europe, where in the early 19th century it had become a reliable backup to cereal crops. Particularly in the cold, rain-soaked soils of Ireland, the Irish were soon almost wholly dependent on the potato as their staple food, right? And they were planting primarily one type of potato, lumper potato, whose genetic frailty would be cruelly exposed by the fungus this in 18, ठीक है, बाद में जाके होगा क्या, इसकी genetic frailty will be exposed by this fungus. In 1845, spores of the deadly fungus began spreading across the country, destroying nearly all the lumpers. क्या हुआ उस साल 1845 में? Due to this fungus, all of these were wiped out, right? And this resulted in famine, killed and displaced many. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे बात किस चीज की हो रही है? सबसे इंपॉर्टेंट जो समझने वाली बात है, फ्रेलिटी वाला पॉइंट कहां पे? जेनेटिक फ्रेलिटी, राइट, सॉरी, तो उसकी मेन बात हो रही है. तो अगर इसको आप रख के अब ध्यान में पैसेज को पढ़ोगे एंड देन इफ यू ट्राई टू फाइंड द मैसेज, यू विल गेट टू द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस. For introducing any foreign plant in country, their soil climate condition of their country should be suitable. अब ये generic GS का generic statement है. This is not the message of the passage. मतलब true in real world, but according to the passage, this can't be our option. उसके बाद as a staple food of the country, tuber crops like potato cannot replace. If they can replace or cannot replace, this is not discussed. Okay. Also, if there was an example कि आयरिश ने सब रिप्लेस करके इसी को सब कुछ बना दिया था, right? Also became a backup for cereal crops. Okay, but this is not the main idea. Some of the fungal infections of plant cannot be prevented or stopped from spreading. Cannot be prevented or stopped from spreading across the large areas beyond the scope of the passage. ये हो सकता है, नहीं हो सकता, नहीं पता. Relying on a homogeneous food source is not desirable. कैसे कैसे पता चल रहा है आपको? आयरलैंड का एक एग्जांपल दिया है कि अगर उन्होंने ऐसा किया था तो उनको क्या क्या फेस करना पड़ा. दे फेस्ड फेमाइन ड्यू टू विच मिलियंस डिस्प्लेस्ड एंड मेनी वर किल्ड. तो दिस इज अ सीरियस इशू, राइट? पूरा एक कंट्री, एक ज्योग्राफिकल एरिया कैन नॉट बी डिपेंडेंट ऑन सिंगल टाइप ऑफ क्रॉप फॉर देयर फूड सिक्योरिटी. ओके, सो दैट इज द मेन आइडिया दैट इज डिस्कस्ड इन द पैसेज. तो उसी के बेसिस पे वी कैन सेलेक्ट दिस. दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट message of the passage. क्या? Relying on a homogeneous food source is not desirable, right? That is the main idea of the passage also. ठीक है? So this is the discussion on your message of the passage based questions. हम आगे वीडियोस में भी इसी तरीके से करेंगे. एक टाइप ऑफ क्वेश्चन उठाएंगे. We'll do PYQs on those. I'll try के as many as possible I'll do here. 10-15 जितने भी पॉसिबल होंगे. What's your responsibility after doing this? वीडियो आपने देख लिया, समझा कि हाँ ऐसे इस तरीके से करना है. व्हाट यू हैव टू डू इज गो एंड प्रैक्टिस दीज टेक्निक्स ऑन दी PYQs. कम से कम 10 क्वेश्चन तो और सॉल्व करो, राइट? अगर वहां पे कुछ भी प्रॉब्लम आता है या डिस्कशन से कुछ भी रिलेटेड प्रॉब्लम है, यू कैन आस्क दीज डाउट्स हियर ऑन दिस टेलीग्राम चैनल. जैसे ही टाइम मिलेगा आई विल रिप्लाई. ओके, 1-2 दिन अगर हो जाए तो डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड. जैसे ही टाइम मिलेगा आई विल रिप्लाई विद दी सॉल्यूशन. ओके, सो आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल. आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को किस तरीके से टैकल करना है धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा होगा. वी हैव डिस्कस द फर्स्ट कीवर्ड, फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, मैसेज बेस्ड क्वेश्चंस. विल मूव टू द क्रक्स बेस्ड इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके, अंटिल देन हैव अ ग्रेट टाइम. थैंक यू वेरी मच.